पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे क्योंकि हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आज हम अभी प्रेरणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अपना ये है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। देखो सहयोगी अधिगम से यानी कि जो आपस में सहयोग कर कर जो सीखा जाता है उसमें क्या है, अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी यानी कि जो उम्र भी जिनकी अधिक हो और जिन्हें ज्ञान भी अधिक हो। ठीक है, प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी कुछ उम्र में छोटे हैं और निपुण नहीं है। ठीक है, निपुण विद्यार्थी को मदद करते हैं। तो इसमें क्या है, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन है इसके, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी और छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ये उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान जो है वो विकसित होता है क्योंकि एक क्या है, एक प्रवीण व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको ज्ञान भी अधिक है, वो क्या कर रहा है, छोटे व्यक्ति की या छोटा बच्चा जो है उसकी विद्यार्थी जो है उसकी हेल्प कर रहा है। तो उससे उपलब्धि भी प्राप्त होगी उसे उच्च, और उसके अलावा क्या है, आत्मसम्मान जो होता है वो भी विकसित होता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। देखो अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन के सिद्धांतों के अनुसार क्या है, एक शिक्षक के द्वारा सीखने को, एक शिक्षक के द्वारा जब कुछ चीज सीखी जाती है, सीखने को क्या कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं विद्यार्थियों में वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए। विद्यार्थियों में जो वास्तविक अपेक्षाएं होती है ना, कि वास्तव में जो है उस बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है, तो उस चीज की अपेक्षा रख सकते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा अपन और कोई अपेक्षा जो है वो उससे नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया है। कृत्रिम, दैहिक, सामाजिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक। दैहिक यानी फिजिकल से ही रिलेटेड है, सामाजिक व अस्वाभाविक, जन्मजात व स्वाभाविक। तो इसका आंसर है हमारा बी। कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण जो है गैरेट द्वारा किए गए, इन्होंने कहा है दैहिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और सामाजिक भी है, यानी फिजिकल भी है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल भी है और सोशोलॉजिकल भी है, ये तीनों ही है। नेक्स्ट है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। तो देखो पुनर्बलन जो होता है उसको फीडबैक जो दिया जाता है वो मुख्य कारक के अंदर आता है, क्योंकि अगर प्रेरित करेंगे तो उसके बाद उसे फीडबैक देना भी बहुत जरूरी होता है। सारे क्वेश्चन जो है हमारे मोटिवेशन से रिलेटेड है। कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम। देखो बाकी सब जो है भूख, प्यास या यौन या काम है, ये सब की सब हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है और आंतरिक अभिप्रेरणाएं होती है। इनके लिए हमें किसी को प्रेरित नहीं करना पड़ता कि तुम्हें भूख लगी है या तुम खाना खा लो, तुम्हें प्यास लगी है पानी, इस तरह से थोड़ी ना किसी को प्रेरित किया जाता है। लेकिन उपलब्धि जो होती है ना, उसकी आवश्यकता के लिए हमें उसे अभिप्रेरित नहीं करना पड़ता। तो ये जन्मजात जो या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर नहीं आती है, उसके लिए उसको बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है, उसके अंदर से ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा में नहीं आती है। उपलब्धि की आवश्यकता आती जरूर अभिप्रेरणा में है, लेकिन ये जन्मजात और आंतरिक अभिप्रेरणा में नहीं आती है। प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा है। वॉटसन, स्किनर, क्रैच व क्रैचविल, थॉर्नडाइक। तो ये कहा है हमारे स्किनर ने जो है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही क्या कहा है, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने यही कहा है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। अभिप्रेरणा जो है वो सीखने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। अगर हम किसी को प्रेरित नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे आप 11th में जो है वो अपना एक मतलब अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चुनते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, आपने 11th में तो पढ़ा, उसको बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन जब धीरे धीरे आगे गए तो आपको समझ आना बंद हो जाता है। तो आप क्या करते हो, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, अगर उनको ठीक से मोटिवेट किया जाए तो वो अपना रेगुलर जो है वो उसी में रख सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है,
अभिप्रेरणा जो होती है ना वो सीखने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग होता है। तो ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, पीटर सेलोनी ने, जॉर्ज हर्शल ने या स्किनर ने? तो ये भी हमारे स्किनर ने ही कहा है। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है? सॉरेन ने, हरलॉक ने, वैलेंटाइन ने या वाटसन ने? तो ये सॉरेन ने कहा है। अधिगम को अभिप्रेरणा का अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? सॉरेनसन ने कहा है। ए आंसर है इसका। फिर है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कार्य में रुचि, दंड, प्रशंसा या पुरस्कार। ये देखो दंड है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, तो सब बाहर से दिए जाते हैं, लेकिन कार्य में रुचि जो होती है वो हमारे अंदर से आती है। अगर रुचि नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, फिर उसे मोटिवेट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, या कुछ समय के लिए मोटिवेट कर देंगे, लेकिन फिर क्या है, उसकी कार्य में रुचि अगर फिर से जागृत नहीं होगी तो उसे फिर से जो है वो अभिप्रेरित किया जाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य में रुचि। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण या आर्थिक। देखो आवश्यकता का तो होता है, क्योंकि आवश्यकता होती है तभी तो कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है। ठीक है, और उस कार्य को करते करते कोई बीच में रुक जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। भौतिक संरचना भी, फिजिकल स्ट्रक्चर्स भी होती है, वो भी उसे क्या करती है? प्रेरित करती है। कुछ लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनको क्या होता है? अभिप्रेरित बहुत ज्यादा जो है उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस पर भी क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण का तो पड़ता है, वातावरण है, सोशल है, परिवार है, वंशानुक्रम है, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर एक चीज पर क्या करती है? इफेक्ट डालती हैं। चाहे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटली डेवलपमेंट है, स्टडी है, कुछ भी है, इन सब चीजों पर जो है वातावरण, वंशानुक्रम, इसके अलावा जो है वो अपना परिवार है, समाज है, स्कूल है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उस पर इफेक्ट डालती हैं। फिर है आर्थिक जो होता है वो जो है वो इसका अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक स्थिति चाहे किसी की कैसी भी हो, अभिप्रेरणा का उससे कोई लेना देना नहीं है। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? मास्लो, एडलर, टिश्नर या वाटसन? तो ये मास्लो ने। मास्लो या मैस्लो भी आ सकता है, ये मैंने करवाया हुआ है आपको वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो मोटिवेशन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? मास्लो ने, या मैस्लो भी हो सकता है। तो ये दोनों नाम एक ही हैं। कई बार बुक में मास्लो दिया होता है, कई बार मैस्लो का सिद्धांत दिया हुआ है। ये मैंने आपको पीडीएफ में और नोट्स में, वीडियो में, सब जगह करवाया हुआ है इसका सिद्धांत। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, तनाव कम करने हेतु या उपयुक्त सभी। तो देखो उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने के हेतु तो कहाँ से करेंगे? उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा जो होती है उनको तो और ज्यादा मोटिवेट किया जाता है। और उपलब्धि प्रेरणा वे वृद्धि हेतु, ये है क्योंकि उपलब्धि जो होती है उसकी प्रेरणा में वृद्धि करने के लिए तो हम किसी को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो कक्षा में जो भी प्रेरणा की जाती है उसके लिए सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? उपलब्धि प्रेरणा हेतु जो है वो, ताकि वो क्या करे, जो भी उन्होंने एम बना रखा है, जो हमारा लक्ष्य है, उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्या दी जाती है? उसको प्रेरित किया जाता है। किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? भूख, प्यास, काम या संबंधन। संबंधन जो होते हैं उनका कोई भी जैविकीय आधार नहीं होता है। फिर है प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जा सकता है, दैहिक, मनोदैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक। तो वो कौन सी है? दैहिक, यानी सबसे पहले हम अपनी फिजिकल जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, अब भूख लगी होगी तो आप काम कर लेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब तक आपके शरीर की जो चीज जो है वो पूरी नहीं हो सकती तो आप दूसरे काम को आप अंजाम नहीं दे सकते। तो इसलिए दैहिक जो होती है वो हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। ठीक है, फिर मनोदैहिक है, सामाजिक है, मनोसामाजिक है। मनोसामाजिक तो देखो एक मतलब क्राइम से रिलेटेड हो जाती है, तो इस वजह से क्या है, सामाजिक जो होती है वो है मनोदैहिक है। तो ये सारी की सारी द्वितीयक या तृतीयक आवश्यकताओं के अंदर आती हैं। फिर है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, पास हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या बाह्य। ये होगा आंतरिक। ठीक है, क्योंकि एक विद्यार्थी क्या चाहता है, अपने मन से चाहता है कि वो उसका जो है वो वहां पर सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही उस चीज को लेकर चलते हैं कि हमें ये बनना है, और वो अपने एम को कभी नहीं भूलते। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके अंतर जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, सभी बच्चों में नहीं होती है। ठीक है, कुछ बच्चे ही होते हैं जिनके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो क्या चाहते हैं कि हमें कुछ बनना है।
ठीक है, उनके दिमाग में एनी टाइम ये चीज चलती रहती है, तो वो क्या होती है, वो उनको आगे सक्सेस तक लेकर जाती है। ठीक है, इसलिए अपने अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप अपने अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा रखते हैं ना, आज आप भी आंतरिक अभिप्रेरणा की हमें क्या बनना है, टीचर बनना है। ठीक है, तो आप अपने आप को भी प्रेरित कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, अगर बाहर से मोटिवेट करेंगे तो कौन और आपको कब तक मोटिवेट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है 12th के बाद जो होते हैं, जो कब जब आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाने के बाद तो आपको देखो मोटिवेशन के लिए बहुत कम जो है वो मिलता है। अपने फ्रेंड्स भले ही करें, बाकी या टीचर्स तो बहुत कम होते हैं जो मोटिवेट करने वाले मिलते हैं, बाकी पेरेंट्स होते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ना, उसमें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आज आप लोगों के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है तो आप क्या कर रहे हो, टीचर का एग्जाम दे रहे हो और सब लोग क्लियर भी कर जाओगे। नेक्स्ट है, ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्ति की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर की है। ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर की है। मैस्ले एम रॉजर्स, रॉजर्स एम स्किनर, फूले व मैस्ले, आलपोर्ट व कैटल। तो मैस्लो व रॉजर्स हैं, ये दोनों ही मनोवैज्ञानिकों के नाम मैंने वीडियोस में करवाए हुए हैं और पीडीएफ में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, पुरस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होगा ना, उससे बाह्य पुरस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसको तो अपने अंदर की ही अभिप्रेरणा जो होती है वही उसको जागृत रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को क्या दिया, बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत या पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। अब देखो, एक महिला ने क्या किया, भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को क्या दिया, बेच दिया। ठीक है, इसे सेल कर दिया। तो क्या हुआ कि इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। उसने क्या किया, अपनी नीड के लिए ये सब किया है। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट नीड क्या होती है, दैहिक नीड, यानी कि हमारी फिजिकल नीड सबसे पहले होती है। तो उसने क्या किया है, अपनी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के लिए ऐसा जो है किया है, क्योंकि भूख जो होती है उसके कारण किसी को कुछ भी करना पड़ सकता है। तो वो क्या हो गया, हमारा डी आंसर जो है वो हो गया इसका आंसर, कि पदानुक्रमिक जो पद अनुसार चलती है, यानी कि पहले दैहिक है फिर अदैहिक है, तो इस तरह से जो आवश्यकताएं चलती हैं उसके अकॉर्डिंग पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के कारण इस महिला ने क्या किया, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। और इस खबर को क्या कर सकते हैं, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बाकी के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।